तो देयर इज अ डिबेट, अभी एक डिबेट है डेट को लेकर जो कि अभी तक भी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट कब कहाँ से कहाँ तक मानी जाए या कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्ट की जाए। तो कुछ लोग मानते हैं कि 2800 BC से 1750 BC। तो लेकिन इसका जो है एक एग्जैक्ट डेट आती है, मीन्स एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेट या व्हाट इज द डेट, what is the widely accepted date, date of Harappan civilization। ये क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज द वाइडली एक्सेप्टेड। वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स कि जिसको सभी लोगों ने सहमति दी है कि ये डेट एक आइडियल डेट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो वो डेट ऑप्शन में बहुत सारे आएंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक जो स्टैंडर्ड डेट है अभी बताई गई या आर्कियोलॉजिस्ट जो है जिन्होंने उस पर सहमति दी है वो है 2500 ईस्वी पूर्व या BC। देखो मैं इस चीज को इसलिए लिखती हूँ, इंग्लिश में मैं इसलिए कोशिश करती हूँ तुम लोगों को ज्यादा इंटरेक्ट करने की, क्योंकि जब आप आगे जॉब करोगे, कोई भी जॉब करोगे, वेदर इट इज टीचिंग का हो या वेदर इट इज यूपी पुलिस में है या फिर आप PCS में है, आगे इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट होगी, तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाओगे तो देखोगे कि हमारी जो लैंग्वेज है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वो कंपलसरी प्रोफेशनली चलता रहता है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ये चीज सीखें, है ना। ये लैंग्वेज हमारे लिए नहीं है, बट इतनी भी नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स रहे हैं उसके बाद से ये हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज रही, तो प्रोफेशनली हमें इसमें भी वेल वर्स होना चाहिए। और इससे एक फायदा और भी होगा कि अगर एग्जाम में कोई वर्ड ऐसा होता है जो बहुत शुद्ध हिंदी में हो जाता है और वो नहीं समझ आ पाता है, तो आप वो इंग्लिश में समझ सकते हो, है ना। तो ये इसलिए, तो इसका आंसर है ये 2500 BCE टू सम ऑफ द, ये एक मतलब एक आइडियल डेट इन लोगों ने मानी कि 1750 BC, ठीक है। और इसमें ना ये मैं कल नहीं बताया था कि क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस BCE या एक है CE और एक होता है क्या AD। ये हम मोस्टली अपनी बुक में देखते हैं ना। तो इनकी मीनिंग क्या है, देखो BCE का मतलब है बिफोर बिफोर कॉमन एरा, है ना। इसको भी याद रखना, बिफोर कॉमन एरा। जब कॉमन एरा मीन्स जो एरा थी वो बिगिन होने से पहले जो भी था उसे कहेंगे कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीजें हमें मिलती है और हम समझ नहीं पाते कि ये क्या है। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। और AD का मतलब होता है जो प्रेजेंट में होता है, लाइक, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, है क्योंकि अजीब सा ही। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। अब क्योंकि इसका नाम ही एनो डोमिनी है तो इसका हमें मतलब निकाल, एनो डोमिनी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। समटाइम्स AD बिफोर क्राइस्ट तो ये हो गया ना, BC। हाँ ये नहीं, ये था इन द एरा ऑफ लॉर्ड। ये टर्म ग्रीक यूज है, ग्रीक वर्ड है एरा ऑफ लॉर्ड। अब एरा ऑफ लॉर्ड आप लगा सकते हो, एरा ऑफ लॉर्ड, जो लॉर्ड वर्ड है कहाँ से आया है, ब्रिटिश से, इंग्लैंड से, है ना, यूरोप से। तो एरा ऑफ लॉर्ड मीन्स जब जो लॉर्ड्स है उनका रूल स्टार्ट हो गया था, तो उसे AD कहते हैं। लाइक कि BCE तो हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल तक, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं लाइक कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद जब स्टार्ट होता है तो 1 AD, 2nd AD, इस तरह से, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे जो
किंग्स थे उनका रूल स्टार्ट हो गया था, है ना। तो ये था इन द एरा ऑफ लॉर्ड। बीसी तो ये हो गया बिफोर क्राइस्ट और या कॉमन एरा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टार्टिंग में दयाराम साहनी, मैंने बताया था स्टोरी की तरह ही पढ़ो क्योंकि स्टोरी ही याद रहेगी। दयाराम साहनी ने वो डिस्कवर की थी, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, कितने में 1921 1921, ठीक है। और मोहनजोदारो में जो सील्स मिली थी, मोहर मिली थी, वो किसने खोजी थी? रखलदास बनर्जी ने। तो इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज की थी वो किसने की थी, किसी इंडियन ने की थी, तो वो दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदारो में किसने की थी? रखलदास बनर्जी ने। लेकिन उनकी खोज के बाद लोगों का इंटरेस्ट दयाराम साहनी के बाद तो नहीं आया क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। लेकिन रखलदास बनर्जी ने जब मोहनजोदारो में सील्स खोजी उसके बाद एक थे सर जॉन मार्शल, तो इनका नाम जरूर आएगा सर जॉन मार्शल का, जिन्होंने फिर उसके बाद ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। एएसआई, एएसआई जो होते हैं वो होते हैं हमारी एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, है ना, सर जॉन मार्शल। तो एएसआई इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सर जॉन मार्शल उसके डायरेक्टर जनरल थे। उसके थे डीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। डीजी लिख लो या डायरेक्टर जनरल लिख लो, ये थे। और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सप्लोरेशन, एस्कावेशन, एस्कावेशन या फिर जिसे कहते हैं खुदाई, है ना। तो वहां पे फिर खुदाई स्टार्ट हो गई और ये सारी चीजें, नई साइट्स फिर हम लोगों को मिले, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम कुछ कुछ ना इस इम्पोर्टेंट साइट देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट थी। तो आज, कल तो मैंने पूरा ड्रॉ किया था लेकिन आज मैं थोड़ा हाफ ही ड्रॉ करूंगी, जितना जरूरी है, जितने जितने में ये साइट्स मिली थी। और गुजरात तक, ठीक है। तो ये जो एरिया है, कल भी मैंने ये ड्रॉ किया था, यहाँ तक ये थी। तो ये तो हमारा इंडिया है और ये जो है ये है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान, क्योंकि मेजर पार्ट इसका पाकिस्तान। और फिर आगे जो एक्सप्लोरेशन हुआ तो इसमें कुछ साइट्स अफगानिस्तान की भी मिल जाती है। तो इस तरफ अफगानिस्तान है ना। वर्ल्ड मैप जब हम ज्योग्राफी करेंगे ना, तो वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों साथ में चलेंगे और मैप के थ्रू बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो जो पहली साइट थी वो थी कोट दीजी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि या तो आपको चार पांच साइट ऐसे दे देंगे कि इनको मैच करो कि कहाँ कहाँ पर मिली है। तो एक कोट दीजी है, ये कहाँ कहाँ पर था? सिंध। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी तो उसमें ये था कि इनकी फूड क्रॉप कौन सी थी। तो किसी को पता है फूड क्रॉप वहां पे कौन सी यूज करते थे ये लोग? रोपर, रोपड़, ये थी पंजाब में। और मैं यहाँ पे अभी डिपिक्ट करके दिखाऊंगी कि कहाँ पर कौन कौन सी किस जगह पर थी। बनवाली, ये लिख लेना क्योंकि बनवाली हरियाणा में है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैप में देख के कि ये हरियाणा में है या राजस्थान में है। तो बनवाली हरियाणा में है, कभी भी आएगा तो बनवाली हरियाणा में ही लगाना। और फिर था लोथल, ये इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारी साइट्स अभी खोजी जा चुकी है अंटिल 1988 और टिल नाउ अभी भी बहुत सारी साइट खोजी जा चुकी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें लोथल है और है सुरकोटदा, धोलावीरा, धोलावीरा, ये तीनों है गुजरात। लोथल के बारे में खास बात यह है कि लोथल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शिप बिल्डिंग का प्रोसेस था वो होता था। ठीक है, ये एक बंदरगाह थी जिसे पोर्ट भी कहते हैं, पोर्ट सिटी थी, यहाँ पर शिप आके रुकते थे और ठहरते थे। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ था? यहाँ, सॉरी लोथल, लोथल था यहाँ गुजरात में। ठीक है, और सारी मैं तुम लोगों को डिपिक्ट करके दिखा रही हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से याद कर सको। जुदारो को माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मोहनजोदारो। ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है और ज्यादा मैं डिपिक्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि क्या क्या इसमें वो हुए थे। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइड है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला प्री हड़प्पन और सेकंड है जो उसको हम कह सकते हैं लेटर हड़प्पन या मेच्योर हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन। ठीक है, तो तीन पार्ट में डिवाइड है। अगर हम चार्ट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। फिर हम आएंगे उनकी क्रॉप के बारे में कि फूड क्या यूज होता था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वहां पे मेनली कौन सा जो फूड क्रॉप है वो कौन सी यूज होती थी। तो वहां पे ज्यादातर जो मिली है वो मिले वीट, गेहूं, बार्ली, लैंडसिल दालें और चिकपी, जो वैसे हमारी लैंग्वेज में छोले जिसे कहते हैं व्हाइट वाले, तो वो चिकपी और मेनली मिलेट्स, बाजरा वगैरह। ठीक है, तो ये था प्री हड़प्पन, पूर्व हड़प्पन जिसे कह सकते हैं। फिर ये था अर्ली हड़प्पन, और मिच्योर हड़प्पन। मिच्योर हड़प्पन। ठीक है, तो इसमें इन एराज में या इन पार्ट्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो प्री हड़प्पन में जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, प्री हड़प्पन के जो ट्रेसेस मिले हैं या एविडेंस मिले हैं वो है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो जगह है वो ये है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में ही है ये जगह, सिंध बलूचिस्तान ये इन्हीं के पास है। ठीक है, तो बलूचिस्तान मेनली ये जगह जो है ये बलूचिस्तान, तो यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर भी किस जगह पे? मेहरगढ़, ये भी एक साइट है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि 150 माइल्स दूर है। किससे? मोहनजोदारो से 150 माइल्स दूर है। तो वहां पर इसके ट्रेसेस मिले हैं। और यहाँ पे मेनली लोगों ने वो क्या करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग वो मेनली नोमैडिक थे। अभी भी बलूचिस्तान में नोमैडिक है, लेकिन उस समय मेनली वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स किसे कहते हैं? नोमैडिक, नोमैडिक होते चरवाहे, है ना, जो क्या करते थे, पशु पालते थे। और ज्यादातर मतलब एक सेटलमेंट नहीं था उनका कि कहीं एक जगह पर रहना, वो कहीं भी रह लेते थे, तो उन्हें नोमैडिक पीपल कहते हैं जो वो पालते थे। तो नोमैडिक थे और एग्रीकल्चर करते थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, नोमैड से वो बिगिन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चर, फिर उन्होंने कृषि कृषि स्टार्ट कर दी, लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर आते हैं अब अर्ली हड़प्पन पे, तो ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन। इसमें क्या था? ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन, के अब टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन,
टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी और इससे जो रिलेटेड साइट है वो है अमरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर दूंगी कि अमरी किस तरफ है और कोट दीजिए। कोट दीजिए मैं पहले डिपिक्ट कर चुकी हूँ, अमरी मुझे बताना है। तो अमरी जो है ये मोहनजोदारो के पास में ही है। अमरी कोट दीजिए से थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, यहाँ कहीं है अमरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला है, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन, और इसमें अमरी और कोट दीजिए। ये दो साइट है जहां पर ये एविडेंस हमें मिले हैं। जब हम ये साइट्स के नाम लिखते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो एविडेंस मिले हैं। एविडेंस इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे किस तरह के बर्तन मिले हैं, वहां से किस क्रॉप के बीज मिले हैं, है ना, सीड्स जो होते हैं, तो वो सारे खुदाई में हमें क्या क्या मिला है वो सारी चीजें। ठीक है, अब मैच्योर हड़प्पन का एग्जाम्पल मोहनजोदारो है जहाँ पे ग्रेट सिटीज बनी। ठीक है, ग्रेट सिटीज, अब यहाँ पे जो सिटी कैसे हो गई, बड़ी, तो ग्रेट सिटीज, ग्रेट सिटीज। और इसका एक और एग्जाम्पल है कालीबंगन। कालीबंगन देखना कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना, क्योंकि अभी देखो स्टार्टिंग है तो अभी आपको आइडिया नहीं होगा कि अच्छा ये कौन सी जगह है, पर भी एक फेयर आइडिया रख लेना कि देखो ये पंजाब है, ये हरियाणा है, और ये हमारा राजस्थान है, यहाँ से लेके इस साइड तक। ठीक है, ये गुजरात है यहाँ, फिर यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हमारा यूपी स्टार्ट हो जाता है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो उसमें एक पूरा चार्ट बनाएंगे, पूरा मैप बनाएंगे, उसमें कैपिटल्स भी लिखेंगे, है ना। तो फेयर आइडिया होना चाहिए कि कितनी कैपिटल्स हैं और कितने राज्य अभी हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरीज कितनी है ना। और उसमें मैं आप ही लोगों की हेल्प लूंगी, आप ही लोग बताओगे कि कितने दिन हमें क्या किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, तो एलैबोरेट टाउन प्लानिंग उस समय स्टार्ट हो गई थी। अब क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हमें जरूरत है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतना ज्यादा हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि मैंने अभी यहाँ पे टाइम लिखा था, फिर से लिख देती हूँ, 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, आप ये सोचो कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा से भी, अब बिफोर द क्राइस्ट भी इसे कहते हैं हम, है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, वो मैंने कल बताया था। तो उस समय बर्न्ड ब्रिक्स यूज होती थी, पक्के मकान थे। और जब अब हम इस टाउन प्लानिंग की एक और खास बात लिखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम, देखो अभी ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम पता है दो तरह का होता है, मतलब दो चीजों को कहते हैं। एक तो ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं नदियों को, अपवाह तंत्र, हिंदी में इसे कहते हैं अपवाह तंत्र, तो नदियों को कहते हैं। ठीक है, कि नदियां कहाँ से, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसे एक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जो हमारे कॉमन लैंग्वेज में नालियां होती है। ठीक है, तो उस समय अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। अभी देखो अभी हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है प्रेजेंट में, है ना। तो सोचो उस समय लोग इतने डेवलप थे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, कि नालियां ढकी हुई थी एक स्टोन के स्लैब से। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नगरीय व्यवस्था में मानते हैं, क्योंकि अगर रूरल बैकग्राउंड से आप कंपैरिजन करोगे, जो ग्रामीण व्यवस्था है गाँव से अगर कंपैरिजन करोगे, तो वहां पे नालियां खुली होती है ना, ड्रेनेज नहीं होता पूरा। तो इसलिए हम टाउन प्लानिंग में इसे कहते हैं कि ये एक टाउन प्लानिंग है। और इसमें जो मेनली चीज हमने लिखनी है, तो इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स मीन्स कि इसके जो मुख्य विशेषताएं है ना, फीचर्स, मुख्य विशेषता हिंदी में कह दो और साइलेंट फीचर इंग्लिश में। तो मुख्य विशेषता क्या था, एक तो अब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग। देखो अगर आपने देखा हो मुगल आर्किटेक्चर से लेकर के आप मौर्यन आर्किटेक्चर कोई भी चीज देखोगे तो स्टोन से बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है ना। रॉक कट केव्स, अजंता एलोरा देख लो तो वो भी पत्थरों से बनी है।
तो आप लिखो absence ऑफ स्टोन बिल्डिंग, पत्थरों से नहीं बनी, बकायदा उन्होंने क्या बनाई है, ईंटें। ठीक है, और इंस्टीड क्या यूज थी, बर्न्ट ब्रिक्स। ब्रिक्स वेयर यूज्ड, बर्न ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है, उसकी जगह पे एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग था। तो पहला फीचर तो हमारा ये हो गया। सेकंड, यहाँ पे क्या मिला है, ग्रेट बाथ, ठीक है, बृहत स्नानागार, ग्रेट ग्रेट बाथ। अब इसको एक वन वर्ड में क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था, ठीक है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था, तो उसका आंसर है मोहनजोदारो, ठीक है। और इसे ग्रेट बाथ क्यों कहते हैं पता है, ये इतना बड़ा था। हाँ, वो सारे वहाँ पे बाथिंग के लिए आते हैं और कपड़े धोने और ये सारी चीजें एसेंशियल इन चीजों के लिए आते थे। और इसकी इसलिए मैं इसका मीजर लिख रही हूँ, और मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मीजर के तुमको पता चले कि इसको ग्रेट बाथ क्यों कहते हैं। 39 फीट लेंथ थी इसकी, ठीक है, 39 फीट इसकी लेंथ थी, यानी ये 29 फीट लंबा था, और 23 फीट इसकी चौड़ाई थी। 23 इसकी चौड़ाई थी, फीट, फीट ही लिख लेना, ठीक है। विड्थ थी इसकी 23 फीट विड्थ, और ये गहरा कितना था, 8 फीट गहरा था। 8 मीन्स 8 फीट। अब तो फीट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 8 फीट ये क्या था, गहरा, तो इसे लिखेंगे हम डीप, या इसकी डेप्थ थी, 8 फीट इसकी डेप्थ थी, इतना गहरा था, तो इसलिए इसे ग्रेट बाथ कहते हैं। थर्ड इसका फीचर हो जाता है बेटा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था दैट इज अंडरग्राउंड, जो कि अभी हम करते हैं टाउन प्लानिंग में, लेकिन ये हमसे बहुत पहले आ चुका था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आज ये मोर और लेस खत्म ही हो जाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचेंगे तो वो मैं बता दूंगी। अब ड्रेनेज सिस्टम, ये वो वाला ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उससे कंफ्यूज मत हो ना नदियों वाले से, है ना, वो हम ज्योग्राफी में करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों में बहती है ना, और कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे लंबी है, और वो सारी चीजें, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और जो ड्रेन्स थी वो किससे कवर थी, स्टोन के स्लैब से, यानी कि ड्रेन्स यानी कि नालियां, covered with stone slab, stone slab, ठीक है, स्टोन स्लैब से वो कवर्ड थी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग, हड़प्पा मोहनजोदारो कारण। एक और जो मेजर फीचर है इसमें वो है सिटेडल। सिटेडल का भी सुना है वर्ड, सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है बेटा हाई पोडियम, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टीला, है ना, टीला। तो जो ब्रिटिशर्स का एक रहने का जो वो था, लाइक कि जैसे वो रेजिडेंट जब बनाते थे, कहीं पे भी रहने का वो रेजिडेंट बनाते थे, तो एक यूरोप में वो है चलन कि कभी भी तुम उनके किले देखोगे ना, फोर्ट या किले जहाँ पे भी वो रहते थे, वो कुछ भी देखोगे तो वो अपने महल ऊंचे बनाते हैं, और जो आम जनता वो नीचे रहती थी, ठीक है। ये तो पता है ना कि उनके महल, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इंडिया गेट का, तो रेजिना हिल्स उनका रेजिडेंट हुआ करता था। दिल्ली में रेजिना हिल्स सुना है, इंडिया गेट के पास राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन जो था उसे पहले रेजिना हिल्स के, मतलब अभी भी रेजिना हिल्स ही कहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में सबसे ऊंचा पार्ट है, और वो तकरीबन 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, मीटर बस, तो रेजिना हिल्स है। तो यहाँ इन लोगों का भी ऐसा ही था कि जो वहाँ के प्रीस्ट या किंग हुआ करते थे,
तो वो सिटेडल में रहते थे, लाइक के जो हाई पोडियम पे उनका रेजिडेंट बना होता था, और जो आम जनता थी वो लोअर पार्ट में रहती थी। ठीक है, तो इसलिए मोहनजोदारो में जो सिटी पाई गई है वो इसी तरह की पाई गई है कि सिटेडल है, हाई पोडियम है, यानी कि टीला टाइप है, वहां पर जो वहां के किंग या प्रिस्ट वो रहते थे, और नीचे जो आम जनता थी वो रहती थी। ठीक है, तो ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो ये सिटेडल जो मिला है वो है, उसे कहते हैं हाई पोडियम। ठीक है, इसका एक और ये फीचर था हाई पोडियम। अब वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ, अब ये थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं कि वहाँ पे कैसी कैसी इकोनॉमिक लाइफ वो कैसे कैसे रहते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम बात करें तो वो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि करते थे, इंडस्ट्री और क्राफ्ट। ठीक है, अब एग्रीकल्चर कृषि में उनके यहाँ पे मुख्य जो फसल थी वो थी गेहूं, है ना, वीट। और क्वेश्चन भी आए हैं, कितनी बार आए हैं कि उनकी स्टेपल फूड कौन सी थी, तो वो आप लिखोगे कि उनकी स्टेपल फूड क्या थी, कृषि। स्टेपल फूड थी वीट, और वो क्या करते थे, ज्यादातर मेनली कृषि करते थे। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री कैसी थी, तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, यानी जो मोतियों से चीजें बनती हैं। पोट्री, क्राफ्ट, जो क्राफ्ट में जैसे टेराकोटा के टॉयज, यानी जो टेराकोटा वर्ड सुना है ना, किसे कहते हैं टेराकोटा, किसी को नहीं पता। और जब मैंने कभी पढ़ा तो मुझे भी नहीं पता था टेराकोटा किसे कहते हैं। टेराकोटा हमारे गांव में कुम्हार जो मिट्टी यूज करता है ना, कौन सी मिट्टी, क्ले, जब वो, हाँ, जब वो पक जाती है, चिकनी मिट्टी, ठीक है, जब वो पक जाती है तो उसे टेराकोटा कहते हैं। जैसे कि हम जो यूज करते हैं कुल्हड़ है या मटके है, ये सब इसको टेराकोटा कहते हैं, है ना, गमले और ये सब। और स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है, लेकिन जब इसमें पढ़ा तो अच्छा, टेराकोटा ये होता है। तो वो पोटरी करते थे, और पोटरी में भी मेनली जो पेंटेड पोटरी थी, वो बच्चों के खिलौने, छोटी चीजें या बर्तन, वो इनकी ये क्राफ्ट की इंडस्ट्री थी। ठीक है, और बाकी उसके अलावा वो फिशिंग भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। ठीक है, और ये सारी इनकी जो चीजें हैं वो गुजरात में पाई गई। अब मनोरंजन के लिए वहां पे बुल फाइटिंग होती थी। ठीक है, तो बुल फाइटिंग ये कुछ ऐसा याद करने की वो नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एग्रीकल्चर, व्हीट, बार्ली और लेंटिल और चिकपी, ये चीजें याद रखना। ये चीजें तुम लोगों को याद रहनी चाहिए। हाँ, अब वहां का ये बता दें कि ये किस रीजन में है। देखो, अभी भी अगर तुम देखोगे तो ये जो जगह है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है पता है तुमको, है? नहीं, कोल्ड नहीं, यहाँ पे बारिश कम होती है ना। तो जहाँ पे बारिश कम होती है उसे हम कहते हैं आर्द्र शुष्क या सेमी एरिड। ठीक है, तो जहाँ का क्लाइमेट जैसा होता है, जैसे अगर राजस्थान का अगर देखो तो कैसा क्लाइमेट है राजस्थान का, हाँ, गर्मी वाला। और वहां पे बारिश कितनी कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। देखो इतने से भी कम होती है, इससे इससे भी कम होती है, 50 सेंटीमीटर से, है ना। रात में ठंड हो जाती है, क्योंकि क्यों हो जाती है ठंड रात में, क्योंकि जो सैंड होता है वो जल्दी तो गर्म होता है और बहुत जल्दी वो अपनी हीट कर देता है, लूज, है ना। तो रात में ठंड हो जाती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो सेमी एरिड था। तो इस चीज से भी याद रखना, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कम बारिश वाला था, तो फसलें भी कैसी उगती होंगी जो कम बारिश में हो सके, है ना। तो यहाँ पे चावल बहुत रेयर है, चावल बहुत रेयर है। अगर देखा जाए तो चावल के ट्रेसेस सिर्फ इस जगह से मिले हैं, बाकी इस जगह पे चावल नहीं उगता था। मेनली क्या उगता था, गेहूं। ठीक है, गेहूं तो बस इसको तो रख लो कि हाँ गेहूं तो करना ही करना है। बार्ली, लेंसिल, चिकपी और मिलेट्स, है ना, ये सारी चीजें। सोशल लाइफ, वेपन्स हो गए। वेपन्स में ऐसा कुछ खास पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं इसे हम स्किप कर रहे हैं। बट हाँ, ये आता है कि और क्या क्या चीजें, तो कॉपर के और जो ब्रॉन्ज है, कांसे, उसके भी बर्तन वहां पे बनते थे। ठीक है, अब आगे चलते स्क्रिप्ट, आर्ट में। इसमें एक और चीज याद रखना बेटा, आर्ट में, कि आर्ट में एक मूर्ति पाई गई, जो कि किसकी मूर्ति थी, डांसिंग गर्ल की। ठीक है, अगर हम आर्ट की बात करें तो एक मूर्ति पाई गई थी डांसिंग गर्ल की, और वो कहाँ से पाई गई थी, मोहनजोदारो से। तो ये भी पूछ लेते हैं कि डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी वो कहाँ पर पाई गई थी, तो आप लिखोगे मोहनजोदारो। आर्ट में डांसिंग गर्ल, ये भी टेराकोटा की बनी हुई है।
नहीं, ये बनी हुई है ब्रॉन्ज की, ठीक है। किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की। तो सोचो उस समय उन लोगों को ये भी पता था कि ब्रॉन्ज का यूज करना, उसको मोल्ड करना, और उससे फिर मूर्ति भी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की मूर्ति उन्होंने। और ये कहाँ मिलती? मोहनजोदारो। तो साइट लिख लेना, क्योंकि साइट बहुत पूछ लेते हैं। मोहनजोदारो में, ठीक है। अब बात आती है स्क्रिप्ट की। अब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं बेटा? जो जिस वे में वो लिखते होंगे, है ना। जो हम स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट का मतलब वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, ये वो वाली स्क्रिप्ट नहीं है जो मूवी में जो स्क्रिप्ट होती है वो वाली नहीं। ये इसका मतलब होता है लिपि। हाँ, लिपि। ठीक है। अब कैसी लिपि? जैसे कि हम यूजुअली इन हिंदी हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। उर्दू में वो लोग कैसे लिखते हैं? उर्दू में वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं उर्दू में। तो ये उनकी लिपि है। हमारी लिपि कैसी है? हिंदी लिपि जो है हमारी कैसी है बेटा? देवनागरी। इसे हम कहते हैं देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी वाली जो लिपि है। लेकिन जो इनकी लिपि है वो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और यही एक मेजर जो इसमें कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल आया सारी चीजें ऑब्जर्व करने में। वो चीजें देख के तो हमने ऑब्जर्व कर ली कि अच्छा मोहनजोदारो में ये सारी चीजें मिले, ग्रेट बाथ मिला है, तो और सबसे बड़ा सिटी है वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम है, वो चीजें देख के तो ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि ये चीजें हैं। बट वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी लिखी हुई चीजें हैं किसी चीज पे भी, जैसे सील है उनकी, सील यानी मोहर। तो उनकी मोहर मैंने कल भी बताया था मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता में भी पाई गई थी। तो अगर उस पे एग्जैक्ट हम पढ़ पाते तो शायद और इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती कि वो कैसे कम्युनिकेट करते थे। इस पढ़ नहीं पा रहे, डेसिफर्ड नहीं हो पाया है अभी। और अभी भी कोशिशें जारी है। अभी लास्ट ईयर भी एक पेपर पब्लिश हुआ था कि कुछ चीजें उसमें डेसिफर करनी बाकी है, लेकिन उनसे पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्ट कि क्या था। ठीक है। तो वो जो हम देखते हैं उसी से ऑब्जर्वेशन, जो चीजें मिली हैं उसी से ऑब्जर्व कर लें, पूरी रेसी पढ़ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इसकी जो सील है वो मैं सिर्फ शेप बता रही हूँ, क्योंकि फोटो बुक में है, बुक में से दिखा दूंगी मैं तुम लोगों को कि फोटो सील कैसी दिखती है। और इंटरनेट पे भी गूगल करके देखना। तो उनकी सील मेनली इस तरह की थी। और उनकी सील पे जैसे कि जो ये होता है राइनो या शेर, इनकी कोई वो छपी रहती है इमेज, है ना। तो उनकी जो सील थी वो कैसी थी? स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि उनकी जो मोहर थी उसका स्टैंडर्ड क्या था। तो स्टैंडर्ड से यही मतलब है कि उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, तो वो स्क्वायर शेप में होती है। वैसे यूजुअली स्क्वायर शेप में भी रहती है हमारी, और राउंड भी रहती है हमारी सील, बट उनकी स्क्वायर शेप में थी। अब बात आती है रिलीजन पे। तो मेनली वो लोग, कौन सा रिलीजन था ये तो कुछ पता नहीं था कि भाई वो किस रिलीजन के फॉलोवर थे, बट उनके दो डेटी मिले हैं। डेटी मीन्स दो देवता। तो जो उनके मेल डेटी है, जो मेल डेटी है उनका नाम है पशुपति। पशुपति। और पशुपति का एक और उन्होंने लिखा था, दैट इज प्रोटो शिवा। ठीक है, प्रोटो शिवा। पशुपति उनके मेल डेटी थे, और फीमेल डेटी थे उनकी मदर गॉडेस। ठीक है, मदर गॉडेस। तो फीमेल डेटी थी उनकी, जैसे कि देवी और देवता हम कह रहे हैं, तो उनके जो देवता थे वो पशुपति थे, और फीमेल जो थी वो थी मदर गॉडेस। मदर गॉडेस। ठीक है। तो मेनली ये था। और पशुपति के बारे में मैं बता दूं कि इसे पशुपति कहते क्यों है। तो बेटा ये चारों ओर से एक तरफ, जैसे हमारी ये है ना सारनाथ वाली जो मूर्ति है कि टाइगर बैठे हैं चार, इस तरह से चारों ओर से चार एनिमल थे, लाइक कि एक तरफ एलिफेंट है, टाइगर है, दूसरी तरफ बुल है, इस तरह से चारों तरफ, और एक तरफ बफेलो है। ठीक है। तो ये है, मतलब चार एनिमल मैं बता देती हूँ, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो, चारों। तो ये चार एनिमल थे, इसलिए इन्हें कहते हैं पशुपति, है ना। और मेनली उस समय नेचर का ही वो वर्शिप करते थे। फीमेल डेटी बरियल। अब आ जाते हैं उनके बरियल मेथड्स पे। तो बरियल मेथड्स कैसे थे? जैसे कि
अब तो जो हम क्रिमेशन या फ्यूनरल होता है हमारे यहाँ पे, तो ज्यादातर हम हिंदूज में जला देते हैं, लाइक जलाने की प्रतिक्रिया वो होती है, क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, और मुस्लिम्स में दबा देते हैं। और क्रिश्चियन में भी सेम एज मुस्लिम, बस ये रहता है कि वो कॉफिन्स में दबाते हैं अपने जो मृतक होते हैं उन लोगों को, जो लास्ट राइट जो करने होते हैं वो, है ना। और इन सिख में भी, इन सिख क्या होता है मुझे ये नहीं पता है, उनमें भी यही होता है ना, तो यही है। तो लेकिन इनके यहाँ पे क्या था, कंप्लीट बरियल होता था, और कभी कभी पॉट में भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पॉट में भी बरीड कर देते थे, ठीक है। तो पॉट्स में वुडन कॉफिन, लकड़ी के जो कॉफिन होते थे वो भी इनके यहाँ पे यूज होते थे। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट बरियल होता था। तो ये चीज हुई, और अब इसके बाद आता है एक मेन क्वेश्चन कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गई कहाँ, तो क्या वो हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है, बट जो ऑब्जर्वेशन लगाई गई है इस एरिया से, तो एक तो मेजर तो देखो ये ड्रेन्ड होता था रिवर इंदस से, है ना। तो फ्लड, फ्लड एक वो मान सकते हैं, है ना। हाँ मतलब ये है, एक कारण है कि फ्लड एक कारण हो सकती है, क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये एक ऐसा एरिया है जो कि 5 नदियों से ड्रेन होता था। पहली तो सिंधु तो है ही, फिर उसके बाद रावी, झेलम, चिनाब, है ना, और कौन कौन सी थी, सतलज और ब्यास। तो 5 नदियों से, रावी, झेलम, सतलज, चिनाब और ब्यास, 5 नदियों से ये ड्रेन होता था। तो पहला जो कारण माना जाता है वो माना जाता है फ्लड, कि हाउ दिस सिविलाइजेशन एंड, कैसे ये सिविलाइजेशन एंड हो गई। तो पहला जो रीजन माना जाता है वो माना जाता है फ्लड। दूसरा एक रीजन ये भी माना जाता है कि रिवर ड्राई हो गई, अब एक ये भी है। तो इसलिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि रिवर ड्राई हो गई तो क्या हुआ, पहले से ही सेमी एरिड था, बारिश तो हुई नहीं, अब बारिश नहीं हुई तो वो शायद पानी की कमी से लुप्त हो गई। और थर्ड जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है वो है इन्वेजन ऑफ आर्यंस। अब आर्यंस कहाँ से आए थे, क्योंकि अब कल ऋग्वेद स्टार्ट कर रहे हैं तो ऋग्वेद में हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सेंट्रल एशिया से आए थे, है ना। सेंट्रल एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया है कि अफगानिस्तान के ऊपर है, कुछ कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, ये सब सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो उन्हें कहा जाता है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे और वो अपने साथ हॉर्सेज लेके आए थे, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है, मीन्स ऐसा है कि यहाँ पर सभी एनिमल मिले लेकिन हॉर्स के ट्रेसेस नहीं मिले, कि इन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हॉर्स, घोड़े से अननोन थे। घोड़ा हमारे यहाँ का नहीं है, तो वो सेंट्रल एशिया का, तो वो सेंट्रल एशिया से लेकर आए थे। तो आर्यंस ने प्रॉब्ली ये जगह डिस्ट्रॉय कर दी, और उसकी वजह से, लेकिन आर्यन फिर यहाँ नहीं रहे, वो इस जगह पर आकर सेटल हुए थे मेनली, है ना। तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड व्यू जो है वो है इन्वेजन ऑफ आर्यन। आर्यनों ने जब आक्रमण किया आर्यंस ने, तो वो एक मेजर कारण माना जाता है इस सभ्यता के लुप्त होने का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर सबका, है ना, कोई वैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हुआ करे तो लिख लिया करो, क्वेश्चन भी, या कोई ऐसे क्वेश्चन आया करे मन में तो वो भी लिख लिया करो, और मुझे बता दिया करो, पूछ लिया करो एंड में, है ना, कि डेक्लाइन इसका कैसे हुआ। और देखो साइट्स इसमें बहुत सारी है और वो आपको लिखनी है, याद करनी है मेनली। साइट तो ये सब मेमोराइज ऐसे ही करनी है कि कहाँ पर क्या है, तभी याद हो जाएगा, है ना। अगर हम फिंगर पर करते हैं तो कुछ बच्चे तो होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, तो वो फिंगर्स पे मतलब याद कर लेते हैं, लाइक के मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट जब तक समझना है उनको तब तक समझ नहीं आता, है ना। तो हर तरह के बच्चे हैं, तो अब उन सब के लिए है, जो फिंगर्स पे याद कर सकते हो वो ऐसे याद कर ले, जो देखकर याद कर सकते हो वो इस तरह से याद कर ले, है ना। कहानी की तरह उस चीज को याद रखे तो बहुत अच्छे से वो चीजें हमें याद रहेंगी। और कल के बारे में देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी कल थर्सडे था, है ना, तो कल से हमने स्टार्ट किया है ये। तो मुझे अब कल और परसों तो हम हिस्ट्री ही करेंगे, है ना, लेकिन मुझे मंडे से आप एक स्केड्यूल बताना कि हम कैसे करें। पूरे वीक तो देखो हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप भी बोर हो जाओगे,
वॉर मीन्स के एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हम ऐसे नहीं कि एक बार में ही सारी चीजें पढ़ते रहे, लाइक कि पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिटी पे आएंगे, पॉलिटी खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी पे आएंगे। तो ऐसे ना करके हम थोड़ा थोड़ा सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा माइंड भी ब्लॉक ना हो एक जगह कि नहीं हिस्ट्री ये पढ़ते आ रहे हैं हम तो, है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में मुझे बता देना इसके क्लास के बाद कि आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वीक के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हमारे 3 सब्जेक्ट है, तो 2 डेज इन अ वीक हम ऐसे कर लेंगे, तो उससे कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी और कल के लिए जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ हो। तो क्योंकि इस ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानियां खत्म होती है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ, तो हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्यन सेटल हुए एंड देन वैदिक काल स्टार्ट।